तो होली के दिन आपको कुछ हल्के फुल्के मस्ती के क्षण कैमरे के पीछे जो हमें भी नहीं पता कब रिकॉर्ड हो जाते हैं। लेकिन आइए, पूरा देश आज से लंबे वीकेंड पर होली के मूड में। दीप, आपको, हमारी पूरी टीम को, हमारे सारे दर्शकों को, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उम्मीद करें आज जो होली के अवसर पर हरा रंग बाजारों में देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा लंबा चले। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको भी मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम व्यूअर्स को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आशा भी यही है सर कि नई सीरीज शुरू हो रही है, नया वित्त वर्ष हमारे सामने है और कोरोना काल को अब पीछे छोड़कर आगे और रंग बिरंगा साल रहे, यही होप है हमारी। सर, किस तरह से देख रहे हैं आज के एक्शन को? बिल्कुल दीप, और एक्शन भरपूर तेजी की तरफ बनता हुआ दिख रहा है। अमेरिका में अच्छी मजबूती के साथ सेशन हुआ। बड़े दिनों बाद अमेरिका में दिन के हाईएस्ट लेवल पर जाकर बाजार बंद हुए। वैसे आपको दिखेगा 200 पॉइंट की तेजी की डाउ में बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन निचले स्तर से 550 अंकों की रिकवरी के साथ दिन के हाईएस्ट लेवल पर बंद होना कॉन्फिडेंस दिखाता है। और उसके बाद 40-50 पॉइंट की मजबूती डाउ फ्यूचर्स में हमारे काम की है। कल सेबी की बड़ी अहम बैठक होती हुई दिखी है, जिसमें ढेर सारे फैसले लिए गए और उन पर हम विस्तार से करेंगे बातचीत। आज 2 और नए खिलाड़ी मैदान में उतरने की तैयारी में है, कल्याण ज्वेलर्स और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखते हैं कैसी होती है लिस्टिंग, इस पर भी विस्तार से करेंगे चर्चा। बीपीसीएल को लेकर दीपम सेक्रेटरी का बड़ा बयान। पहली 6 माही में अप्रैल से लेकर सितंबर तक इसी साल, यानी कि अब अगले 6 महीनों में बीपीसीएल का विनिवेश हो जाएगा और 9,400 करोड़ रुपए न्यूमालीगढ़ रिफाइनरी बेचने से अब बीपीसीएल को मिलते दिख रहे हैं। ये शेयर परचेज एग्रीमेंट ईआईएल और ऑयल इंडिया के साथ साइन हो चुका है। तो 2 बड़े डेवलपमेंट बीपीसीएल को लेकर। बिल्कुल सर, तो बड़े डेवलपमेंट्स हैं। एक आईपीओ आज खत्म होने वाला है, 2 नई लिस्टिंग्स हैं, नई सीरीज शुरू हो रही है, ढेरों एक्शन है सर जो आपसे समझना है। तो एक बार जो ये नई सीरीज शुरू हो रही है और जो कल की सीरीज खत्म हुई है, इस पर जरा एक बार लाइट डालते हैं। किस तरह से समझे सर? पिछले 1 साल में अगर आप ये मार्च की सीरीज देखें तो डेफिनेटली सबसे खराब प्रदर्शन रहा और पिछले साल से कंपेयर करें तो अप्रैल सीरीज सबसे ज्यादा दमदार थी पिछले साल की। अब क्या सेटअप बता रहे हैं हमें? दीप, 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो जो मार्च की सीरीज खत्म करके हम अप्रैल में जा रहे हैं, उसमें 2-3 इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। पहला, बाजार बहुत हल्के हैं। स्टॉक्स के लिहाज से देखें तो लगभग 90 लाख शेयर हम रोल ओवर करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि पिछली सीरीज से, पिछले 4-5 सीरीज से देखें तो सबसे कम है। अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती है। शायद हम पिछली सीरीज से कंपेयर करें, वो ठीक नहीं होगा। मार्च को मार्च से कंपेयर करना शायद ज़्यादा ठीक हो, लेकिन फिर भी कम रोल ओवर है। कम रोल ओवर के 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये कि बाजार का मूड सबड्यूड है और लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है, इसलिए कम रोल ओवर है। दूसरा हो सकता है मार्च के महीने में आमतौर पर रोल ओवर कम रहते हैं, लोग अपनी पोजीशन मार्च के अंत में कम रखना चाहते हैं। दोनों कारण मिलाकर कम रोल ओवर हुआ है। लेकिन जो भी हो, बाजार हल्के हैं इस लिहाज से। पिछली 5 सीरीज 6 सीरीज के डेटा के लिहाज से अगर सबसे कम रोल ओवर के पर आप अगली सीरीज में जा रहे हैं तो हल्के बाजार के साथ जा रहे हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन जहां तक निफ्टी और बैंक निफ्टी के रोल ओवर का सवाल है, यहां पर रोल ओवर बड़े दमदार हुए हैं। ये दोनों कॉन्ट्रास्ट है। आप देखिए, स्टॉक्स में रोल ओवर कम है, इंडेक्स में रोल ओवर ज्यादा है। कैसे? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इंडेक्स में 3 महीनों का एवरेज निफ्टी में रोल ओवर का है 78% और यहां पर हुए हैं 82% अप्रैल की सीरीज में। ठीक है, निफ्टी बैंक में 77% के रोल ओवर एवरेज है पिछले 3 सीरीज के और इस बार हुए 88%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ज़्यादा शॉर्ट रोल ओवर्स लिए हैं और वो भी एफआईज की तरफ से। और जब आप ज़्यादा शॉर्ट रोल ओवर्स लो तो ये आपके पास बड़ा कंफर्ट आता है कि इसका मतलब ये कि ऑलरेडी आप शॉर्ट हैं, शायद और शॉर्ट ना करें, या फिर पहला सिग्नल आपको मजबूती का मिले तो आप खरीदने की कोशिश करेंगे। कैसे? ये देखिए, जो एफआईज की लॉन्ग पोजीशन है, अप्रैल के महीने में जब हम रोल ओवर में जा रहे हैं तो 62% लॉन्ग पर जा रहे हैं। मार्च में यही लॉन्ग रोल ओवर आपके 76% पर हुए थे। तो इसके मुकाबले में आप देखें तो एफआईज की लॉन्ग पोजीशन 14% कम है सीरीज की शुरुआत में, यानी कि एफआईज बहुत हल्के हो चुके हैं। और अगर हल्के हैं तो यहाँ पे खरीदारी का मौका भी बनता है, शॉर्ट करने का मौका कम भी हो जाता है। तो कम से कम आप ये कंफर्ट ले सकते हैं जो डेटा में नजर आ रहा है। तो कम रोल ओवर होना स्टॉक्स में, लॉन्ग साइड पर इंडेक्स में रोल ओवर कम होना, पोजीशन कम रहना, और जो रोल ओवर्स हुए हैं वो शॉर्ट साइड पर ज़्यादा है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो बाजार में एक शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर कर सकते हैं। और अप्रैल की सीरीज आमतौर पर बाजार के लिए अच्छी रहती है। पिछले साल का छोड़ दें, जो मार्च के लोज के बाद अप्रैल के महीने में हम 18% बढ़े थे, वो तो एक्सेप्शनल ईयर है। ज़िंदगी में शायद एक आध बारी ऐसा अप्रैल आपको देखने को मिले। बट आमतौर पर अप्रैल की सीरीज अगर पिछले 2010 से 2020 के बीच में देखें तो दीप
खाली एक अप्रैल 2015 को छोड़ दें जहां आप 2% गिरे, इसके अलावा कोई बड़ी गिरावट हुई नहीं। तो मैं अप्रैल की सीरीज को लेकर पॉजिटिव नहीं हूं, बुलिश हूं। शब्दों पे गौर करिएगा, पॉजिटिव नहीं, मैं बुलिश हूं अप्रैल की सीरीज में। तो मार्च की सीरीज में जो कुछ आपको कार्नेज दिखा, हो सकता है थोड़ा बहुत आपको अप्रैल के पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते तक देखने को मिले, फर्स्ट हाफ तक। उसके बाद अप्रैल की सीरीज पिकअप करेगी और अप्रैल की सीरीज में आप अच्छा प्रदर्शन देखेंगे। 2 से 4% तक की मजबूती अप्रैल की सीरीज में आपको निफ्टी में दिखे तो ये रीजनेबल है, इतना बनता है 2 से 4% की। तो अब 2% से 4% यानी कि 300 से 600 पॉइंट आप मान लीजिए, कम से कम इतना तो निफ्टी में अप्रैल की सीरीज में ऊपर की तरफ मूव बनना चाहिए। ये डेटा बता रहे हैं, ये पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है। अनलेस कि कोई ग्लोबली कुछ बड़ा खराब हो जाए, कर जाए, वो तो हमें पता नहीं, लेकिन सिर्फ डेटा के दम पर देखिए, न्यूज़ फ्लो हमेशा डेटा को, ट्रेंड को रिवर्स करता है, कर देता है, करता रहेगा, वो हमेशा होता है। वो रिस्क आप हमेशा लेकर चलते हैं, कब कौन सी अच्छी या खराब न्यूज़ आ जाए जिसका आपको हमें पता नहीं, वो पता होता तो फिर बात ही क्या है, फिर तो हम अंतर्यामी हो जाते हैं। लेकिन अगर न्यूज़ फ्लो को साइड में रख के आप सिर्फ डेटा के बेसिस पे देखें तो फिर आपको अप्रैल की सीरीज से घबराने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव होना चाहिए। ये पूरा का पूरा डेटा एनालिसिस बता रहा है दीप। चलिए सर, तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि अप्रैल की सीरीज के लिए पॉजिटिव होना चाहिए और हल्के होकर बाजार जा रहे हैं तो यहाँ से भी एक्शन बढ़ सकता है। सर, आज का सेटअप समझना है, उससे पहले 2-3 और बातों पर आपकी राय जानना चाहूँगा। ये जो कल सेबी की बोर्ड मीट हुई है और हमारी काफ़ी सारी खबरों पर मुहर लगी है, पर एक जो आपने मुद्दा उठाया था छोटे इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स के हक में कि बेटर डिस्क्लोजर्स होने चाहिए। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को नॉलेज जा रही है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को भी पता चलनी चाहिए। उस पर कल सेबी का जो एक्शन आते हुए दिखा है, उसके बारे में क्या राय बन रही है सर? दीप, पहली चीज, आमतौर पर मुझसे रेगुलेटर्स की तारीफ आसानी से होती नहीं है, क्योंकि हम वो जितना भी करें हमारी इच्छाएं कभी पूरी होगी नहीं, है ना, कि हम ये चाहते हैं और चाहिए। लेकिन इस बार दिल से मैं वाकई में सेबी की बहुत ज़ोर से तारीफ़ करना चाहता हूं कि जो कल उन्होंने अपनी बोर्ड बैठक में फैसले लिए वो कमाल है। और इन सारे फैसलों की हमने जोर से आवाज़ उठाई थी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। सबसे पहली चीज़ जो डीलिस्टिंग के नियमों में बदलाव हुआ है उसमें यह है कि सबसे बड़ा बदलाव, आमतौर पर डीलिस्टिंग ऑफर आता है और डीलिस्टिंग ऑफर की फ्लोर प्राइस या इंडिकेटिव प्राइस फ्लोर प्राइस तय करने का एक फॉर्मूला है पिछले 6 महीनों की प्राइस के बेसिस पर, और वो प्राइस निकल कर आती है और वो प्राइस आप सामने रख देते हैं कि ये सेबी फार्मूला से प्राइस है, हम डीलिस्टिंग करवाना चाहते हैं। उसके बाद रिवर्स बुक बिल्डिंग होती है, इन्वेस्टर अपनी अपनी प्राइस में, जिस प्राइस में आप डीलिस्टिंग ऑफर में शेयर टेंडर करना चाहते हैं करते रहें, और उसके बाद प्रमोटर्स के पास राइट है कि वो चाहें तो अपनी प्राइस को रिवाइज कर दें। जो बड़ा बदलाव हुआ है, जो प्रमोटर्स के ऊपर लगाम लगाएगा, वो ये कि जब आप इंडिकेटिव प्राइस दे रहे हैं, मसलन मैं एक वेदांता का एग्जांपल लेता हूं। वेदांता के केस में 87 रुपये 40 पैसे की फ्लोर प्राइस थी, करेक्ट, सेबी के फॉर्मूला के हिसाब से आई। अगर नए नियमों के हिसाब से वेदांता का ऑफर उस वक्त आता तो वेदांता के प्रोमोटर्स को उसी वक्त बताना पड़ता कि हमारी इंडिकेटिव प्राइस क्या होगी, हम किस प्राइस के आसपास डीलिस्टिंग करवाने की सोच रहे हैं। और वो डीलिस्टिंग प्राइस हो सकता है वो 125 बोलते हैं, 100 बोलते हैं, 150 बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, लेकिन बोलते जरूर। उसके बाद में उनके पास रिवाइज करने का हक है। तो सिमिलरली हर एक डीलिस्टिंग ऑफर में अब एक तो फ्लोर प्राइस होगी, दूसरा इंडिकेटिव प्राइस होगी। हालांकि इंडिकेटिव प्राइस को भी बाद में बदलने का, बढ़ाने का एक इंडिकेटिव प्राइस जरूरी नहीं कि वही प्राइस हो, लेकिन एक आम इन्वेस्टर को पता लगता है कि प्रमोटर क्या सोच रहा है, किस प्राइस तक वो डीलिस्टिंग करवाने के लिए मेंटली तैयार है। ये बहुत बड़ा बदलाव है और मुझे लगता है कि डीलिस्टिंग फैसलों में शेयरों को टेंडर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। प्रमोटर्स के हिसाब से शेयर की फेयर वैल्यू क्या है, अभी तक तो क्या फेयर वैल्यू का आपको अंदाजा लगाने की जरूरत ही नहीं, आपने सेबी पे डाल दिया, सेबी का फॉर्मूला है, जो इंडिकेटिव प्राइस आई, जो फ्लोर प्राइस आई, हम उसको दे देते, बात खत्म। लेकिन अब प्रमोटर को एक इशारा करना पड़ेगा कि हमारे हिसाब से ये सही प्राइस है। ये बड़ा बदलाव है और ये छोटे शेयर होल्डर्स के बड़े फेवर में, इनफैक्ट छोटे ही नहीं, बड़े शेयर होल्डर्स के लिए भी, तो ये एक बहुत बढ़िया काम हुआ। दूसरा काम एक और बहुत बढ़िया हुआ, अभी पिछली बार भी आपने देखा वेदांता का इतना केओस हुआ कि कुछ बीट्स कंफर्म है, कुछ अनकंफर्म्ड है। आपने देखा 3 बजे के बाद कभी ऐसा लग रहा है कि इशू पूरा भर गया, डीलिस्टिंग ऑफर हो जाएगा, कभी लगता है कि नहीं हुआ। इतना केओस और रात तक पता ही नहीं चल रहा है एग्जैक्टली क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक और नया नियम बना दिया, जो अनकंफर्म्ड बिड है, जो बिड कंफर्म नहीं हुई वो दिखेगी नहीं।
जब दिखेगी नहीं तो आपको पता है बुक पूरी बनी कि नहीं बनी, बात खत्म। तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये दो डिसीजन इतने बढ़िया लिए सेबी ने, जितनी तारीफ की जाए कम है। ये इन्वेस्टर्स के फेवर के बहुत ही बेहतरीन डिसीजन है। एक और चीज़, जो फ्लोर प्राइस आएगी सेबी के नियम के मुताबिक और जो इंडिकेटिव प्राइस आएगी, इंडिकेटिव प्राइस कभी कम नहीं हो सकती, ये ध्यान में रखेगा। होगी तो ऊपर ही होगी, फ्लोर प्राइस से नीचे तो आप वैसे ही नहीं कर सकते, तो उसके नीचे की इंडिकेटिव प्राइस तो दे ही नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि ये दो बड़े नियम हैं जो बहुत बढ़िया किए। छोटे मोटे नियम और हैं स्टार्टअप्स को लेकर, जिनमें स्टार्टअप्स के नियमों में थोड़ी ढील दी है जिनको आईपीओ लाना है। नहीं तो अभी ये होता है कि 25% से ज़्यादा जिसके पास स्टॉक है उन्हें 1 साल से ज़्यादा होल्ड करना पड़ता है। उनके लिए होल्डिंग पीरियड ज़्यादा है, उसको घटाकर 1 साल कर दिया। ये छोटे मोटे रूल हैं जो स्टार्टअप्स को आईपीओ लाने में मदद करेंगे। लेकिन एक और बड़ा डिसीजन दीप जो लिया है, वाह, बहुत ही ज़बरदस्त। पहली चीज़, आपको याद है जब भी ये आईपीओ आते थे, मैं एक बात बहुत ज़ोर से उठाता था कि आईपीओ के वक्त कंपनियां जाती है, सारे प्रोस्पेक्टिव फंड्स से बात करती है, कहती है कि हमारी ये योजना है, हम ये करेंगे, 3 साल 5 साल में ये परफॉर्मेंस आएगी। लेकिन पब्लिकली आप आगे की फ्यूचर परफॉर्मेंस जब तक लिस्ट ना हो जाए दे नहीं सकते। तो होता क्या है, एक छोटा इन्वेस्टर, उसको पता नहीं चलता कि कंपनी अगले 3-5 साल में क्या करेगी, और वो फिर है ना ग्रे मार्केट प्राइस के बेसिस पर अपने आईपीओ में पैसा लगाएं ना लगाएं उसके डिसीजन लेता है, जो कि गलत था। अगर आप छुप के बिना बताए सारे फंड मैनेजर्स को कह रहे हैं कि ये होगा, तो फिर इनको क्यों नहीं। तो अब इसको लेकर सेबी ने कुछ नियम ठीक किए। हालांकि आईपीओ के केस में अब भी ये चलेगा, लेकिन एक नियम जो बड़ा बदला है वो ये कि होता क्या है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं या बड़े ब्रोकरेजेज हैं, बड़े फंड्स हैं, वो सीधे बात करते हैं नतीजों के बाद सारी, और एनालिस्ट कॉल होती है, कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, उसमें लिमिटेड लोगों को एक्सेस है। सेबी ने क्या किया कि ये जो भी कॉन्फ्रेंस कॉल या एनालिस्ट कॉल हुई, इसके 24 घंटे के भीतर भीतर आपने जो कुछ भी एनालिस्ट कॉल में कहा है वो सार्वजनिक कर दीजिए। तो हर एक इन्वेस्टर को उसकी जानकारी 24 घंटे के भीतर मिलेगी। यानी कि ठीक है 24 घंटे का टाइम है, लेकिन फिर भी आ तो रही है, कम से कम आना तो शुरू हुआ है, ये बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, ऑडियो वीडियो की जो भी डिटेल्स है उसका ट्रांसक्रिप्शन यानी कि उसका अनुवाद करके 5 दिन के भीतर भीतर आपको देना पड़ेगा। तो ये डिस्क्लोजर के मामले में सेबी का बहुत बड़ा कदम है, जो काफी हद तक फंड मैनेजर्स और रिटेल इन्वेस्टर के बीच में जो इंफॉर्मेशन मिलने के समय को और क्वालिटी और क्वांटिटी को जो फर्क करता है वो धीरे धीरे कम करता हुआ नजर आएगा। तो अब यहां थे तो यहां आ गए, बहुत फर्क कम हो गया, ये बड़ा है। एक और चीज, जो टॉप 1000 कंपनियां, उन्हें अपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और ये बहुत बड़ा कदम है। आमतौर पर आजकल क्या होता है, किसी ने कोई बिजनेस बेचा है, बड़ा पैसा आया, दबा कर बैठ गए। कितने शेयर आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां कंपनी की बुक्स में कैश ज्यादा है और शेयर का भाव कम है, क्योंकि मार्केट को भरोसा ही नहीं है कि ये प्रमोटर पैसा देगा, पता नहीं क्या करेगा। तो आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बनाकर सबके सामने रखना पड़ेगा, और इससे प्रमोटर्स के ऊपर लगाम लगेगी। ये बहुत बढ़िया। एक और फैसला बहुत अच्छा हुआ है, कंपनी के रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट आने के बाद कंपनी आराम से अपनी मर्जी पर रिजल्ट पब्लिश कर रही है। कुछ कंपनियां ऐसी आते ही 30 सेकंड में बाहर, कुछ कंपनियां 30 मिनट में, कुछ कंपनियां 3 घंटे में। तो कोई सिस्टम नहीं है कि कब रिजल्ट आएंगे। सेबी ने एक नए नियम बना दिया, जैसे ही रिजल्ट बोर्ड ने मंजूर किए 30 मिनट के भीतर पब्लिक में, कोई डिले नहीं। तो ये एक और बहुत बढ़िया डिसीजन हुआ। हालांकि ये सारे नियम वित्त वर्ष 2022-23 से लागू होंगे, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगे। 1 साल है कंपनियों को इसको समझने में, लागू करने में, लेकिन वाकई में कल की बोर्ड बैठक सुपर डुपर हिट, गजब, बहुत बढ़िया काम किया है सेबी ने। बिल्कुल सर, और बहुत बड़ा थैंक यू सेबी को ये स्टेप्स लेने के लिए, पर आपको भी सर, क्योंकि मुझे याद है कई सारे ऐसे कदम हैं जिसके बारे में हमने पहले चर्चा करी है, और आपने कहा है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी इस इंफॉर्मेशन की एक्सेस होनी चाहिए, वो क्लैरिटी होनी चाहिए जो अब सेबी की तरफ से आ रही है। तो आपको भी इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई सर। सर, एक और स्टॉक है जिस पर आपसे थोड़ी राय जानना चाहूँगा। हम देख रहे हैं आजकल आईपीओज और ऑफर फॉर सेल्स और ढेर सारे चल रहे हैं। ये जो वैबको इंडिया है, कल जो इसका नॉन रिटेल ओएफएस हुआ, वहाँ उसको लेकर काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बाजार में बातें चल रही हैं इसको लेकर। यहाँ पर थोड़ी क्लैरिटी दें सर। दीप, कुछ बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होते दिखे हैं इसमें। मतलब एग्जैक्टली काफ़ी लोग जो कल वेबको के ऑफर फॉर सेल में जो कुछ हुआ उस पर सवाल उठा रहे हैं। बेसिकली कंपनी को 18% अपनी स्टेक बेचनी थी, प्रोमोटर्स को 9% बेचनी है, और 9% ग्रीन शू ऑप्शन, यानी कि टोटल मिलाकर 18%। अब जो इशू था
वो करीबन करीबन 4 गुना कल भरा है। 72 लाख शेयरों की बिड्स आई है। 17 लाख शेयरों के आसपास का बिड्स का अंदाजा था, उसके सामने 72 लाख शेयरों की बिड आई है। अब कायदे से तो अगर कंपनी को 75% हिस्सेदारी लानी है, प्रमोटर्स को 75% हिस्सेदारी लानी है, तो सारे एक्सेप्ट करने चाहिए, लेकिन उन्होंने पूरे एक्सेप्ट नहीं करके पार्शियली एक्सेप्ट किए, थोड़े एक्सेप्ट किए। वो जितने कर सकते थे उससे कम किए। अब इसमें कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि कुछ फाउल प्ले हुआ है। वाकई में हुआ है, नहीं हुआ है, ये जांच का विषय है, सेबी देखेगी, एक्सचेंजेस देखेंगे, लेकिन क्या कुछ हुआ है पहले ये समझिए। रिटेल इन्वेस्टर्स ने 5,450 की फ्लोर प्राइस थी, ये सोचा कि 5,450। रिटेल इन्वेस्टर से मेरा मतलब एकदम रिटेल नहीं है, वो तो बेचारे समझते नहीं है। ये वो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो अपने आप को रिटेल कहते हैं, लेकिन है HNI इन्वेस्टर्स या ब्रोकर्स हैं जो थोड़ी शार्प है, दिमाग लगाते हैं, और या HNI इन्वेस्टर जिनके पास पैसा बहुत है और वो बाजार में सूंघते रहते हैं कहाँ पैसा बनाने का मौका है। तो कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने सोचा कि 5,450 की फ्लोर प्राइस है, 5,500, 5,600, 5,625 तक बिड करते हैं, शेयर मिल जाएगा, और शेयर मिल जाएगा तो हम यहाँ पर ले लेंगे, और सामने मार्केट में 5,750, 5,800 ये प्राइस में बिक रहा है, तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है, आज खरीद लेते हैं, आज बेच देते हैं, 2 दिन बाद तो शेयर आ ही जाएगा ऑफर फॉर सेल में और वो डिलीवरी लग जाएगी। ये सोचकर काफ़ी लोगों ने बिड डाली और साथ में शेयर बेच दिए। अब हुआ ये कि अगर आप स्मार्ट हैं, वो कहते हैं शेर के ऊपर सवा शेर भी है, तो आप स्मार्ट हैं, आपके पास पैसे हैं, मार्केट की नॉलेज है, आपने ये ट्रेड किया, तो सामने कुछ और भी लोग हैं जो कोई लीड मैनेजर्स हो सकते हैं, कोई मर्चेंट बैंकर्स हो सकते हैं, कोई कंपनी के जानकार लोग हो सकते हैं, या जिनको ऑफर फॉर सेल की ज़्यादा आपसे नॉलेज और पैसे भी आपसे ज़्यादा है। उन लोगों ने स्मार्टली ये किया कि आखिरी मिनटों में बिड थोड़ी हायर प्राइस पर कर दी और 5700 रुपये के आसपास या इसके ऊपर के कुछ कट ऑफ प्राइस किए। इसके चलते आपने देखा स्टॉक एक बार तेज़ी से भागकर आखिरी मिनटों में 6200 तक भी पहुंचा, फाइनली क्लोज होकर नीचे की तरफ आया। अब होगा ये, जिन लोगों ने शेयर नहीं है और बेच दिए इस उम्मीद में कि हमें तो ऑफर फॉर सेल में आ ही जाएगा, उनके शेयर ऑक्शन होंगे। तो एक तो पहले आज वैसे ही भाग जाएगा ये शेयर, दूसरा ये कि अब आपके पास ऑप्शन एक ही कि आज रिटेल कैटेगरी के लिए जो ऑफर फॉर सेल खुल रहा है उसमें शेयर लेने की कोशिश करें। ऑक्शन में शेयर अगर नहीं मिले तो क्लोज आउट और 20% पर होंगे। तो इसको लेकर काफ़ी इन्वेस्टर्स, काफ़ी ब्रोकर हाय तौबा मचा रहे हैं। उन्होंने एक्सचेंजेस को भी लिखा है, सेबी को भी लिखा है, और एनमी वगैरह ये सारे मेंबर्स हैं उनको भी लिखा है। तो एक तरफ गलती उन इन्वेस्टर्स की भी है जिनके पास शेयर नहीं थे, लेकिन आपने आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी सूंघी और आपने बेच दिया बिना शेयर हाथ में होते, तो वो रिस्क आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि जो कुछ भी कट ऑफ प्राइस पर आई और जो पूरा शेयर नहीं लिया उस पर सवाल है। इस पर सवाल जायज़ है कि अगर आपको सेबी के नियमों के हिसाब से 75% लानी है और ग्रीन शू ऑप्शन के बाद आपका मिल रहा है, तो फिर आप क्यों इंतजार कर रहे हैं? किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पूरे शेयर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? कर लेने चाहिए जिस कट ऑफ प्राइस तक आए, और आपकी इंडिकेटिव प्राइस से तो ऊपर ही आ रहा है, तो ये शायद इसका जवाब प्रोमोटर्स को देना होगा। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि लोग कह रहे हैं कि शायद 5-10 कुछ गिनती के शेयर होल्डर्स हैं, गिनती की बिड्स हैं, वही पास हुई है, बाकी सारी बिड्स गलत हो गई। अब क्या सही है क्या गलत है उसका जजमेंट देने का न हमारा काम है, न हमारी इतनी काबिलियत है। लेकिन अगर लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है तो उसकी जांच हो जाए, देख लिया जाए कि ऑन द फेस ऑफ इट जो प्रोसेस है, जो नियम है, ऐसा लगता है उसका पालन किया गया है। लेकिन हमेशा आप नियमों में कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं। तो जितनी गलती उन इन्वेस्टर्स की है जिनके पास शेयर नहीं है, उन्होंने बेचा आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी सोचकर और पैसा जल्दी से बन जाएगा, आपकी भी उतनी गलती है। हो सकता है कंपनी से भी उतने ही सवाल उठे कि जब आपको ग्रीन शू ऑप्शन में पूरा शेयर मिल रहा है, आप 75% पर आप एक ही झटके में ला सकते हैं अपनी हिस्सेदारी, तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं? और आपने जो फ्लोर प्राइस दी उससे तो ऊपर की आपकी बिड्स आ रही है, तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इन दोनों के बीच में हमारा काम ये था कि मैटर बता दें, हाईलाइट कर दें कि क्या हो रहा है, बाकी आगे रेगुलेटर्स का काम है। जी दीप। है सर, तो देखते हैं यहाँ पर आगे और क्या एक्शन निकल कर आता है। बट डेफिनेटली थोड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन हुआ है वैबको इंडिया में कल के सेशन में। चलिए सर, आज का फिर सेटअप समझते हैं। आज जो 2 नई लिस्टिंग्स होनी है उस पर भी आपकी राय जानेंगे, पर आज बताएं सर कौन से कलर में रहेंगे मार्केट तो ग्रीन रहने चाहिए, और उसकी वजह है कि ग्लोबल संकेत काफ़ी पॉजिटिव है। FIs, DIs और FNO के संकेत न्यूट्रल साइड पर रखे हैं दीप। सेंटीमेंट नेगेटिव से कॉशियस हुआ है, ट्रेंड नेगेटिव हुआ है, न्यूट्रल से नेगेटिव हुआ है। कल की जो खराब क्लोजिंग थी उससे ट्रेंड नेगेटिव होता हुआ दिखा है। आज के लिए सपोर्ट जोन 14,325, 14,375 दिन के लिए पहला सपोर्ट जोन है।
वैसे तो इसके नीचे जाएंगे नहीं गैप से खुलने के बाद, फिर भी 14,225 14,275 को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानकर चलिए। और आपको याद होगा दीप, कल 3:20 पर भी हम यही स्ट्रेटजी दे रहे हैं कि आप शॉर्ट काट लीजिए, लॉन्ग करके जाइए, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है, कल एक रिकवरी के लिए तैयार है। हालांकि 150 पॉइंट गैप से खुलेगा इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन रिकवरी के लिए तैयार है, ये ज़रूर था। 14,475 14,525 इस रेंज में कहीं बाजार खुलने चाहिए। उसके बाद 14,550 14,600। फिलहाल मैं इस रिकवरी में 14,600 के ऊपर के लेवल आज नहीं देख रहा हूं, लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट्स ने साथ दिया और हल्के बाजार रिकवर करने की कोशिश करें तो फिर फाइनल टारगेट इस रिकवरी का जो बनेगा वो 14,700 से 750 के आसपास, 775 का बनेगा। वहां तक रिकवरी और वहां से फिर बिकवाली। 14,700 14,775 इस रिकवरी का बड़ा टारगेट। छोटा टारगेट 14,500 14,575 का निकल कर आता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 32,450 32,575 दिन का छोटा सपोर्ट जोन, इसके नीचे जाने नहीं चाहिए। फिर भी हैंडी रखिए एक और रेंज 32,250 32,350। ऊपर की तरफ 33,375 33,550 हल्की रुकावट का लेवल है, जहां प्रॉफिट बुकिंग हल्की फुल्की आ सकती है। 33,550 33,600 को पार किया तो 33,850 33,950 फाइनल टारगेट बनता है। इसके बाद देखेंगे आगे क्या कुछ होता है। जी दीप। क्लियर है सर, तो बड़ी रेंजेस निकल कर आ रही हैं और पहला दिन है सीरीज का, देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग एक्शन रहेगा। दिन के लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है सर? 14,325 14,475 दिन की छोटी रेंज, 14,275 14,525 मीडियम, 14,225 14,575 दिन की बड़ी रेंज। बैंक निफ्टी 32,575 33,375 छोटी रेंज। लेवल थोड़े याद रखना मुश्किल होगा, हज़ारों में भी फर्क आ रहा है तो आपको नोट करके रखने होंगे। 32,450 33,550 32,350 33,850 ये वो सारी रेंज है जिस पर आपको रखनी है नज़र। एफआईज की हम डिस्कशन कर ही चुके हैं, 58% से 52% के आसपास लोग हैं। हर दिन के लिहाज से देखेंगे तो थोड़ी बढ़ी है, आज दिन के लिहाज से नहीं सीरीज़ के लिहाज से देखने का वक्त है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। पुट कॉल रेशियो सीरीज़ की शुरुआत में हल्का है, 1.13 पर, ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा भी नहीं कि ओवरसोल्ड है, लेकिन हल्का है, ये बात पक्की है। विक्स कोई खास बदलाव नहीं। अब अगर आपकी तेज़ी की पोजीशन है तो आप स्टॉप लॉस रखिए एक ही लेवल पर 14,250 इंट्राडे भी, क्लोजिंग बेसिस पर भी। और बैंक निफ्टी पर आपके लिए स्टॉप लॉस 2 होंगे। इंट्राडे का दूर आ रहा है, 600 पॉइंट दूर है, कोई आसपास का स्टॉप लॉस है नहीं दीप, और वो है 32,400 का। अगर फिर भी जिनको छोटा स्टॉप लॉस रखना ही है तो वो 32,800 का रख ले इतनी रिस्क ना रखनी हो। लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस 33,000 है। अगर आज एक नेगेटिव क्लोजिंग होती है तो फिर बैंक निफ्टी से आपको निकल जाना चाहिए लॉन्ग पोजीशन में, ये आखिरी मौका होगा। और जिन लोगों की शॉर्ट पोजीशन है, यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत दूर आता है दीप, लेकिन मैंने जानबूझ के छोटा दिया है, वो है 14,400 का। अगर 14,400 के ऊपर निकल कर टिके तो फिर एक बार ये डे ट्रेडर्स शॉर्ट काट लें, लेकिन पोजिशनल ट्रेडर आप है तो आपके लिए स्टॉप लॉस बहुत दूर है। जब तक 14,575 के ऊपर बंद ना हो तब तक निफ्टी का ट्रेंड नेगेटिव साइड पर रहेगा। तो 14,575 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो जहां आपको एसजीएक्स निफ्टी दिख रहा है वहां से काम नहीं चलेगा, वहां पर क्लोजिंग चाहिए। और एसजीएक्स निफ्टी में भी बहुत खुश मत होइए कि 14,575 पर खुल रहा है, क्योंकि प्रीमियम 110 पॉइंट की 100 पॉइंट राउंड फिगर में आप मान भी लें तो आपकी स्टार्टिंग 14,450 14,475 के आसपास होने की तैयारी है। जी दीप। क्लियर है सर, तो ये है एग्जिस्टिंग पोजीशन। सर बैंक निफ्टी के लिए आप लेवल क्या बता रहे थे एग्जिस्टिंग शॉर्ट्स का? बैंक निफ्टी के लिए शॉर्ट का लेवल शायद रह गया 33,375 इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। ये आपके लिए बैंक निफ्टी पर शॉर्ट लेवल है जो ध्यान में रखना है। और निफ्टी पर 14,400 इंट्राडे, 14,575 क्लोजिंग बेसिस पर। नई पोजीशंस निफ्टी खरीदिए 14,250 के स्टॉप लॉस के साथ, 14,375 14,425 14,475 14,525 550 575 ये है रेंज। बेसिकली 14,500 से 14,600 की रेंज में बहुत कंजेशन है, बहुत सप्लाई है, तो इस रेंज में कहीं न कहीं रुकेंगे। अब वो कहाँ रुकेंगे वही देखना है, लेकिन रुकेंगे वहाँ पर। शॉर्ट जो करना चाहते हैं वो इसी रेंज में फिर शॉर्ट कर लें। 14,500 से 14,575 की रेंज में स्टॉप लॉस 14,625 का लगाइए। नीचे की तरफ के टारगेट 14,475 425 375 350 और 325 तक के टारगेट के लिए निफ्टी में करनी है आपको बिकवाली। खरीदिए बैंक निफ्टी, स्टॉप लॉस छोटा कर रहा हूं यहाँ पर 32,800 का, 33,200 33,300 33,375 ये 3 छोटे टारगेट हैं। इसके बाद जो टारगेट बनेंगे मीडियम वो 33,550 और 33,600 के, और बड़े टारगेट
33,850 33,950 तक के बैंक निफ्टी में बन सकते हैं, ये आपके लिए। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो 33,850 से 34,000 की रेंज में एक मौका जरूर लें और शॉर्ट करें, यहां पर कोई चिंता की बात नहीं, करिए। 34,200 का स्टॉप लॉस लगाकर करना जरूरी है। 33,600, 33,375, 33,300, 33,200, 33,025 ये सारे टारगेट है। लेकिन ये ध्यान रखें, ऊपर के लेवल पर आप शॉर्ट कर रहे हैं, स्टॉप लॉस का पालन जरूर करें। ट्रेड कोई भी ले, अनुशासन, डिसिप्लिन, नियम के हिसाब से फॉलो जरूर करें लेवल्स को। जी दीप। क्लियर है सर। तो स्टॉप लॉस एज ऑलवेज स्ट्रिक्टली फॉलो करना ज़रूरी है। बैन में तो कोई स्टॉक नहीं रहेगा सर, क्योंकि पहला दिन है। तो वोडाफोन आइडिया जो कल तक बैन में था वो भी बाहर निकल गया है। देखते हैं आज इस पर क्या एक्शन रहेगा। सर फंड्स का डेटा थोड़ा समझाएं, क्योंकि इस हफ्ते हमने 4 दिन में एफआईएस की तरफ से 6,200 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली देखी है। क्या समझें, और कल तो सबसे बड़ा फिगर आया है इस हफ्ते का। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता इतने बड़े बड़े फिगर से दीप, क्योंकि है ना, ये था 25 मार्च का डेटा, गुरुवार के दिन का मंथली एक्सपायरी। किसी और दिन लाओ ना, तब मजा है। आज लाओ तो कल छप्पर फाड़ के 14,750 निफ्टी। तो इस डेटा की साइज बड़ी है, इंपैक्ट नहीं है। क्यों? एक्सपायरी के दिन का था। तो 3300 करोड़ की खरीद बिकवाली से भी फर्क नहीं पड़ता। 960 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदें, फर्क नहीं पड़ता। 1300 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदें, नहीं फर्क पड़ता। और 2258 करोड़ के लोकल फंड्स ने खरीद डाले कल स्टॉक्स कैश में, उससे भी फर्क नहीं पड़ा। तो कल के डेटा मोर ऑफ एडजस्टमेंट है, एक्सपायरी के दिन का एडजस्टमेंट है, पोजीशन आर्बिट्राज की। अब आप सोचेंगे अरे घरेलू फंड के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, 2250 करोड़ के कैसे खरीद लिए? सवाल तो जायज़ है। लेकिन घरेलू फंड में एक तरह के फंड होते हैं जिनका नाम आपने नहीं सुना, तो मैं सुना देता हूँ, सुना तो होगा काफ़ी लोगों ने। आर्बिट्राज फंड, इक्विटी आर्बिट्राज फंड। ये लोग क्या करते हैं, इक्विटी का शेयर खरीदेंगे कैश मार्केट का और फ्यूचर का बेच देते हैं, या फ्यूचर में बेचेंगे कैश में खरीदेंगे, आर्बिट्राज करते रहते हैं। तो इनकी आर्बिट्राज की पोजीशन भी रोल ओवर होती है, ताकि जो बीच का गैप वो इंटरेस्ट के तौर पर इनको कमाने को मिलता है, जो अपने इन्वेस्टर्स को वो देते हैं। तो ये कल के जो आंकड़े हैं ना, इसमें ढेर सारे एडजस्टमेंट हैं। तो बड़े आंकड़ों से डरिए मत, घबराइए मत, और नहीं कोई खुश होने की बात है कि घरेलू फंड अचानक से खरीदने लगे। ये कल के आंकड़े आज नहीं दिखेंगे, तो आज वापस से 3 डिजिट में आ जाएंगे, मुश्किल से वही होने वाला दीप। तो इन आंकड़ों की कोई खास अहमियत नहीं है। और इससे पहले आप मुझे वायदा कारोबार के आंकड़े पूछे, उसमें भी मैं आपको बोल दूं उनकी भी कोई अहमियत नहीं है। बिल्कुल ही बहुत ही मतलब छोटे, मतलब मच्छर जैसे डेटा है, जिन पे डिस्कस करना समय व्यर्थ करने की तरह है। सिर्फ 2 डेटा की बात करूंगा। 14,000 के लेवल पर पुट में अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, मंथली और वीकली दोनों सीरीज में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 21 और 32 लाख शेयर का एक वही लेवल इंपॉर्टेंट है शुरुआत में, और ऊपर में सीधा 15,000 का लेवल है जहां मंथली और वीकली में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, वही इंपॉर्टेंट है। तो अब 1000 पॉइंट की रेंज की डेटा निकल कर आ रहे हैं, बाकी बीच में 9 लाख 10 लाख। अच्छा, बैंक निफ्टी में तो आप बिलीव नहीं करेंगे, 1 लाख 1.5 लाख शेयरों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। हमारा टाइम भी तो इंपॉर्टेंट है, प्रीशियस है, ऐसे थोड़ी डिस्कस करेंगे जब डेटा नहीं है। तो दीप कोई खास बात नहीं, डेटा छोड़ दिए। सिर्फ एक चीज़ है इंपॉर्टेंट, निफ्टी पर प्रीमियम 110 पॉइंट की, बैंक निफ्टी पर प्रीमियम 303 पॉइंट की कल। गजब, प्रीमियम कम हो जाएगी आज, बस इतना ही है। जी दीप। क्लियर है सर, प्रीमियम कम हो जाएगी। पर एक बार जरा एसजीएक्स निफ्टी पर अब नजर डाल लीजिए सर। 150 पॉइंट ऊपर एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है, 1% की तेजी। तो अच्छे गैप अप के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। सर आज की जो 2 लिस्टिंग है उसके बारे में जानना चाहूंगा। सबसे पहले सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्या व्यू बन रहा है सर? इश्यू प्राइस के नीचे ही दोनों लिस्ट होंगे। सूर्योदय 305 रुपए की जो इश्यू प्राइस थी उसके नीचे लिस्ट होंगे। और हमने पहले ही कहा था कि बहुत, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, पहला तो आप लॉन्ग टर्म होने चाहिए, दूसरा हाई रिस्क लेने वाले होने चाहिए, और 3 से 5 साल का व्यू है तो ही आप इसमें पैसा लगाएं। तो वही राय आपकी सही और सटीक साबित होती दिख रही है, क्योंकि लिस्टिंग गेन के लिए हमने तब भी मना किया था। और मेरी उम्मीद ये है कि, उम्मीद क्या कहूँ, आशंका है 250-275 की रेंज में कहीं लिस्ट होना चाहिए। तो ये जो पिछले कुछ आईपीओ ने मूड माहौल बिगाड़ा है, उसके चलते हुए यहाँ पर भी लिस्टिंग नीचे होने की पूरी संभावना है। तो अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हाई रिस्क लेकर आपने आईपीओ में पैसा लगाया, तो फिर लॉस में मत बेचिए, इंतजार कीजिए, आपकी आईपीओ प्राइस तो आ जाएगी, लेकिन बड़ा मुनाफा बनेगा इसकी संभावना फिलहाल कम है। तो ये आपके लिए राय है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, रिस्क लेने वाले जो लोग हैं वो होल्ड कर सकते हैं। बाकी 250-275 में लिस्ट होगी। जिन्होंने लिस्टिंग गेन के लिए आज से लगाया वो अपनी खुद जाने, हमारी राय तो थी नहीं। कल्याण दूसरा आईपीओ जहां पर क्लियर कट दीप बिकवाली की, माफ़ कीजिएगा, अवॉइड करने की राय थी कि इस आईपीओ में आपको पैसा नहीं लगाना है। एक टाइटन को छोड़ दें, किसी भी ज्वेलरी स्टॉक ने अब तक लोगों के लिए वेल्थ बना के नहीं दी है। इशू महंगा भी था,
उस लिहाज से हमने अवॉइड की रेटिंग दी थी और वो अवॉइड की रेटिंग सही साबित होती दिख रही है। 87 रुपये की इशू प्राइस है, ये भी 5-10% तो कम से कम नीचे लिस्ट होना चाहिए। इशू नीचे ही लिस्ट होगा और यहाँ पर खरीदारी करने की राय नहीं है। देखते हैं लिस्टिंग होने के बाद कितना गिरता है, कहाँ अच्छे लेवल पर आता है, उसके बाद इन्वेस्टर आगे सोचे तो अलग बात है। बट अदरवाइज सूर्योदय और कल्याण दोनों ही आज इश्यू प्राइस के नीचे लिस्ट होंगे। खराब लिस्टिंग 2 और आईपीओ की। ओके, तो खराब लिस्टिंग ही होने वाली है और हमने आपको पहले ही इसके बारे में बता दिया था आईपीओ स्टेज पर ही। दीप साथ ही बारबेक्यू का भी बता दूं, आज आखिरी दिन है और हमारी राय बहुत क्लियर कट है कि इस आईपीओ में पैसा नहीं लगाना है आपको। लिस्टिंग गेन के लिहाज से तो बिल्कुल भी नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बहुत रिस्क लेने वाले हैं, 3 साल का व्यू है तो सोचें, या फिर लिस्टिंग के बाद भी आपको आराम से नीचे मिल सकता है, मिल जाए तब ले लीजिए, आराम से मौका मिलेगा। 3 साल में कोई ऐसा हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं है, तो इससे भी दूर रहने की राय हमारी बहुत साफ है। जी दीप। क्लियर है सर। पूरा आईपीओ मार्केट का एक्शन आपके लिए आज का। और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर रखनी है नजर, ये भी जान लेते हैं। वरुण, कुशल और आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं होली से पहले आज कौन से ट्रिगर्स हैं और साथ ही कौन से स्टॉक्स हैं खबरों वाले? डेफिनेटली दीप, गुड मॉर्निंग। देखिए, आईपीओ और लिस्टिंग के बारे में बात तो आप लोग कर चुके हैं। इसके अलावा श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस बोर्ड दूसरे अंतरिम डिविडेंड पे आज विचार करने वाला है, तो यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। आरवीएनएल का अंतरिम डिविडेंड पे आज बोर्ड विचार करेगा। 9 अप्रैल को इसकी रिकॉर्ड डेट जो है वो रखी गई है। वेबको इंडिया रिटेल निवेशकों के लिए आज ओएफएस खुलने वाला है, कल नॉन रिटेल के लिए खुला था, आपको याद होगा। बैंक ऑफ इंडिया 500 करोड़ के अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड जारी करने पे यहाँ पे बैंक जारी करने वाला है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में टाटा और मिस्सी का जो मामला था उसका फैसला आज सुनाया जाने वाला है, तो यहाँ पे आप जितने टाटा ग्रुप के स्टॉक्स है वहाँ पे नज़र रखिएगा। इसके अलावा स्टर्लिंग एंड विल्सन जैसे स्टॉक्स पे भी आपको नज़र रखनी है। इसके अलावा वेबको ओएफएस रिटेल निवेशकों के लिए खुलने वाला है। नॉन रिटेल का हिस्सा जो है वो करीब 4.69 गुना जो है वो सब्सक्राइब हुआ था। अब तक ओएफएस कुल 3.35 टाइम्स जो है वो सब्सक्राइब हुआ है। ओएफएस के जरिए अब प्रमोटर करीब 12.68% हिस्सेदारी जो है वो बेचने वाले हैं। बेस इशू 9.05 का है, ओवर सब्सक्रिप्शन 3.62 का है। पहले ये ओवर सब्सक्रिप्शन जो है 9.05% के आसपास का था। वेरॉक इंजीनियरिंग क्यूआईपी के जरिए कुल 699 करोड़ जो है वो कंपनी ने जुटा लिया है। इशू प्राइस जो है 389 रुपीज़ प्रति शेयर का रखा गया है, जो कि फ्लोर प्राइस से करीब 1.62% के आसपास के डिस्काउंट पे है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, हैथवे केबल और डेन नेटवर्क यहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि प्रमोटर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ओएफएस के जरिए करीब 1122 करोड़ के आसपास जुटाने की योजना बना रहा है। हैथवे में 853 करोड़ का ओएफएस आज खुलने वाला है और डेन नेटवर्क में 269 करोड़ ओएफएस के जरिए जुटाने की यहाँ योजना बनाई है रिलायंस ने। इसके अलावा आरवीएनएल, एलआईसी ने कंपनी में 8.72% हिस्सा खरीदा है। जो ओएफएस खुला था उसमें एलआईसी ने हिस्सेदारी खरीदी है, ऐसा अपडेट आ रहा है। बीपीसीएल पे नजर रखिएगा, क्योंकि डीपम सचिव का बयान है कि अगले वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में बीपीसीएल में हिस्सा बिक्री की उम्मीद लगाई जा रही है। साथ ही साथ ऑयल इंडिया और इंजीनियर्स इंडिया ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है उसमें हिस्सेदारी खरीदी है बीपीसीएल से। इंजीनियर्स इंडिया के साथ मिलकर नुमालीगढ़ रिफाइनरी में बीपीसीएल की 6.65% के आसपास हिस्सेदारी जो है वो खरीदी गई है। 217.75 प्रति शेयर पे 3940 करोड़ के आसपास की खरीदारी ये है और ऑयल इंडिया ने पे यहाँ पे खरीदारी की है, तो यहाँ पे नज़र रखिएगा। नुमालीगढ़ रिफाइनरी में फाइनली खरीदारी कर दी है बीपीसीएल में। ओके, तो वो शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन हो गया है, फाइनल डील भी पूरी होती हुई दिख रही है। बीपीसीएल एक्शन में आते हुए दिख सकता है। कुशल, गुड मॉर्निंग। बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सोमानी होम इनोवेशन पहला स्टॉक है जहां पर आपको फोकस रखना है, क्योंकि फ्रांस की कंपनी जो ग्रुप अटलांटिक है उन्होंने कंपनी के वाटर हीटर कारोबार में 50% का निवेश करने की योजना बनाई है और साथ ही करीब करीब ऑलमोस्ट 68 करोड़ का ये निवेश कर 50% हिस्सा जो है इनके जो सब्सिडियरी है उसमें ही खरीदेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो ये अग्रीमेंट होने के बाद HPL जो कि हिंटास्टिका प्राइवेट लिमिटेड है, यहाँ पर ये एक जॉइंट वेंचर में तब्दील हो जाएगा। 50-50 जॉइंट वेंचर जो है इसमें रहेगा। तो यहां पर वाटर हीटर्स कारोबार में जो फ्रांस की कंपनी है उसका इंटरेस्ट आ रहा है। साथ ही पावर ग्रिड यहां पर अपडेट आया है कि जेपी पावर ग्रिड लिमिटेड जो है अब पावर ग्रिड की सब्सिडियरी बन चुकी है, क्योंकि 3-4 दिन पहले जो खबर आई थी कि पावर ग्रिड जो है वो जेपी पावर ग्रिड लिमिटेड में जेपीवीएल यानी कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की 74% हिस्सेदारी खरीदेगा, वो उन्होंने खरीद लिया है। ऐसा अपडेट जो है कल इन्होंने बाजार बंद होने के बाद अपडेट किया है।
साथ ही एचजी इंफ्रा ये फोकस में रहेगा। पॉजिटिव खबर है इनके लिए, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए कंपनी को L1 बिडर घोषित किया गया है। इनफैक्ट ये कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई है 1060 करोड़ रुपए की, तो यहाँ पर इनके लिए काफी पॉजिटिव इंपैक्ट आता हुआ दिख सकता है। साथ ही BSNL और MTNL ये दोनों कंपनियां फोकस में रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर बिना बोली लगाए, बिना स्पेक्ट्रम ऑक्शन के सरकार ने ये तय किया है कि 5G स्पेक्ट्रम जो है इन दोनों कंपनियों को दिया जाएगा, तो यहाँ पर भी फोकस रखिए। साथ ही कुछ एक बल्क डील्स है मेरे पास, जहाँ पर क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन हाल की जो लिस्टिंग हुई है, इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटेजीज एशिया प्राइवेट लिमिटेड ने करीब 3 लाख शेयरों की बिकवाली की है, यहाँ पर 1428 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। साथ ही साइंट, यहाँ पर अमानसा होल्डिंग्स ने ऑलमोस्ट 6.5 लाख शेयर बेचे हैं, इक्विटी में करीब 0.6% हिस्सेदारी होती है 654 रुपए के प्राइस पर। इसके अलावा इन्फीबीम एवेन्यूज, यहाँ पर L7 हाईटेक ने करीब 70 लाख शेयरों की बिकवाली की है 46 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटेजीज एशिया ने ऑलमोस्ट 24 लाख शेयरों की यहाँ पर भी बिकवाली की है 197 रुपए प्रति शेयर पर। कुछ एक इनसाइडर ट्रेड्स है, जहां पर गोदरेज एग्रोवेट प्रमोटर ने फिर से यहां पर खरीदारी की है। गोदरेज इंडस्ट्रीज ने ऑलमोस्ट 18,000 शेयरों की 22 मार्च को। साथ ही ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, यहां पर प्रमोटर ट्रिनिटी इंफ्रा वेंचर्स ने करीब 88,000 शेयरों की बिकवाली की है 19 से 22 मार्च के बीच। और अंत में आरती इंडस्ट्रीज, यहां पर प्रमोटर ने इनफैक्ट एक चुनिंदा सेट ऑफ प्रमोटर्स हैं जिन्होंने करीब 39,000 शेयरों की बिकवाली की है 23 से 24 मार्च के बीच। तो आरती इंडस्ट्रीज भी फोकस में रहेगा इस वजह से। ओके, तो फंड एक्शन और प्रमोटर एक्शन आपके लिए कल के ट्रेड में। ब्रोकरेज का आज क्या कहना है, जानते हैं FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं आज कौन सी रिपोर्ट्स हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए गोदरेज कंज्यूमर, यहाँ पर CLSE की पॉजिटिव रिपोर्ट आई, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है करीब 800 रुपए के लक्ष्य के लिए। कह रहे हैं कि नए मैनेजमेंट का जो है ग्रोथ पर काफी फोकस है, जिसके चलते आगे जाकर डबल डिजिट की जो ग्रोथ है वो जारी रहेगी और मार्जिन भी करीब 17 से 18% पर इंटैक्ट देखने को मिलेंगे। सिटी भी इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, इन्होंने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग दी 825 रुपए के लक्ष्य और कह रहे हैं कि मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखें तो वैल्यूएशंस आकर्षक नजर आ रही है। टेक महिंद्रा CLSE की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा 1180 रुपए के लक्ष्य के लिए, 970 जो है कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि FY22 में मार्जिन 15% तक होल्ड करने का अनुमान है और आगे जाकर जो है 5G से एक आगे फायदा देखने को मिलेगा, जिसके चलते स्टॉक पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। मैक्स फाइनेंशियल CLSE की बढ़िया रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 1225 रुपए के लक्ष्य के लिए, करीब 850 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि डिजिटल ऑफरिंग अगर आप देखें तो कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में काफी स्ट्रांग है। VNB मार्जिन पूरे सेक्टर में सबसे बेहतर है और पूरे सेक्टर में देखें तो ये स्टॉक इन्हें सबसे ज्यादा पसंद भी आ रहा है। और ये मान रहे कि एक्सेस जो है प्रमोटर बनने के बाद स्टॉक में जो री रेटिंग की संभावना है वो बढ़ती जा रही है, जिसके चलते खरीदारी की राय दे रहे हैं। बायोकॉन CLSE की रिपोर्ट है, नेगेटिव रिपोर्ट मानी जाएगी, बिकवाली की राय को बरकरार रखा है 240 रुपए के लक्ष्य के लिए, करीब 400 के आसपास की क्लोजिंग है। लंबे समय से CLSE जो है बायोकॉन पर बेरिश है। इन्फो एज यहाँ पर भी फोकस रखना है, HSBC की रिपोर्ट है, रेटिंग को डाउनग्रेड करके और अब ये होल्ड की राय दे रहे हैं, लेकिन देखिए लक्ष्य जो है इन्होंने करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से एडजस्ट किया है, 2810 से बढ़ाकर 4415 रुपए किया है। और ये कह रहे हैं कि जो Naukri.com है और जोमेटो की सक्सेस है वो स्टॉक के प्राइसेस में शामिल है और आगे बढ़त के लिए अब जो दूसरे इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका परफॉर्मेंस जरूरी है। और मान रहे कि जो वैल्यूएशन का स्टेक है कंपनी में करीब $1.5 बिलियन के आसपास है। आखिरी रिपोर्ट है चोला फाइनेंस पर, क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 630 रुपए के लक्ष्य के लिए। कह रहे कि आगे जाकर क्रेडिट कॉस्ट में गिरावट देखने को मिलेगी, ग्रोथ बढ़िया है, जिसके चलते इन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी। ओके, तो ये हैं वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा एक्शन। आइए एक्शन की करते हैं शुरुआत। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, राकेश बंसल, कुणाल सरावगी, वागले साहब, सिद्धार्थ जी भी चमकते हुए। ओके सुमित जी, क्या बात है सुमित जी, राकेश जी तो एकदम वाह, गले में दुपट्टा उपट्टा डाल के एकदम बढ़िया, मतलब ज़बरदस्त मूड माहौल में। और शुभम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो बड़े मुस्कुराते हुए चेहरे देख रहे हैं। आपकी मुस्कुराहट को ठहाकों में और हंसी में बदल देते हैं। तो जरा जो आप लोग ये सब कर रहे हैं शोज़ के दौरान, शोज़ में बीच में ब्रेक में, इस पे हमारी टीम की और सारे कैमरों की बड़ी पैनी नज़र है। तो ज़रा एक बार आप अपने चेहरे सारे अपनी टीवी स्क्रीन पर ले आएँ और ज़रा देख ले एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ होली पिक्स की करते हैं शुरुआत। वागले साहब, कुणाल जी, बंसल जी, सिमी जी, जैन साहब, सुमित जी, किरण जी, विश्व जी, सिद्धार्थ जी, सेठी साहब,
पावर पैक पैनल हमारे साथ है। आज तो एकदम आप रेड हॉट, क्या बात है, जबरदस्त जच रहे हैं एकदम। जैन साहब ऐसे ही जाने माने जोहरी नहीं है, कभी भी कोई भी जेब में हाथ डाले 2 5 10 हीरे तो निकल ही आते हैं इनके, मतलब सब तरह ऐसे पड़े रहते हैं, 4 5 इस पॉकेट में, 4 5 इस पॉकेट में। किरण जी आप फिर से म्यूट हैं। सॉरी सर कब है होली, कब है होली? आप क्या खरीदेंगे? गुड मॉर्निंग। के नाम में ही है ले, तो वो स्टॉक को लेना है और स्टॉक का नाम है नेस्ले। ये जोरदार था। टारगेट इसका रहेगा 250 से 250 रुपए का। 250 से 250 तो सेम ही हो गया ना नितिन जी। मैं चूकता नहीं ये वाली चीज। अरे वाह, चलने तो थोड़ी देर, भले आवाज नहीं आ रही बंसल जी की, लेकिन सुन के बड़ा मजा आया। इंटरेस्टिंग। लेकिन कुणाल जी मजा तो आपको भी आया होगा, राइट? जी मुझे लगा बंसल जी शायद कोई खेल खेल रहे हैं। आज बोल दिया सो बोल दिया, अगली बार मत बोलना। मस्ती मजाक ना करें, ऐसा बड़ा डल बोर सा शो होगा, मजा नहीं आएगा। काफी अच्छा लगता है, एनर्जेटिक लगता है आपकी कमेंट्री सुन के। इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि मैं आपकी खिंचाई करना छोड़ दूंगा। अनिल जी आज भी आपने मुझसे सवाल नहीं पूछा। तो ये इस वजह से समय का सदुपयोग। जितना छूट आपने हमारे को दे रखी है, जो हम जिस तरह से बोल पाते हैं। दीपांशु ने हाथ से वो पकड़ा हुआ है सेंसेक्स 50,000। अनिल जी अगर मैं स्टूडियो में होता तो अनिल जी कंधे के ऊपर उसको उठाया हुआ होता। अनिल जी किसको? दीप को, 50,000 वाली तख्ती को। मैं तो ऐसे मौकों के इंतजार में रहता हूँ कहाँ से मिले। जो हमारी जो बॉन्डिंग है, जो हमारा प्यार है, वो इसीलिए है कि भाई चले, हाँ दिल से हम सब साथ में। तो ये थे कुछ हंसने और मुस्कुराने वाले पल। एक्चुअली देखते देखते आंख में पानी आ गया मेरा, तो इतना हंस हंस के आई एम श्योर आपने भी बहुत एंजॉय किया होगा। तो आप सबके लिए जोरदार तालियां, और एक बार आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ख़ास तौर से हमारी टीम को जिन्होंने बड़ी मेहनत करके ये ब्लोपर्स बनाए और निकाल कर आपके सामने रखे। तो जो पर्दे के पीछे की टीम है, अब आपको समझ में आ गया, वो हमसे कहीं ज़्यादा काम करती है, उनके लिए तालियां सबसे पहले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज वक्त है होली स्टॉक्स का। तो होली स्टॉक्स का बिगुल। तो आइए होली स्टॉक्स की करते हैं शुरुआत। बंसल जी गुड मॉर्निंग, करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। पहले तो सब लोगों को, सारे पैनलिस्ट को, जी बिजनेस को, एंटायर टीम को, सारे व्यूअर्स को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और होली पिक में अनिल जी मैं लाया हूं एक स्टॉक जो बिल्कुल भी गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसको मैंने और कुणाल जी ने पहले भी 1-2 बार रिकमेंड करा है। स्टॉक है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SCI में निवेश करने की राय है। 170 के टारगेट्स हैं। अब देखना यह है कि होली पे ले रहे हैं, ये टारगेट दिवाली पे आते हैं या क्रिसमस में आते हैं। अनिल जी क्रिसमस तो मुझे मालूम है कब है, बट दिवाली मुझे मालूम नहीं है कब है। बट ये टारगेट जल्दी देखने को मिलेंगे 170 के। और अभी अनिल जी जो आपने प्रोमो दिखाया वो काफी अच्छा था, हंसी मतलब रुकी नहीं, और उसी हंसी को अनिल जी आगे बढ़ा रहा हूँ। एक सुबह एक अच्छी चीज बता रहा हूँ जो कल मैंने सीखी है बोलना, और वो सीखा है अनिल जी मैंने बोलना पोपिया, जो अनिल जी कल काफी स्ट्रगल कर रहा था, तो पूरा सीख के आए हो अनिल जी। क्या 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 वापस बोलिए, वापस बोलिए। अनिल जी ऐसे आप बार बार पूछेंगे तो पोपिया अनिल जी। तो इसका मतलब पूरे से सीखे नहीं है। इसको एक सिंपल चीज़ है बंसली, इसका सिंपल फॉर्मूला है। इसको है ना 500 बार आप कॉपी में लिखो, बोलते बोलते पोपिया पोपिया पोपिया। 501 बार में जब आपको बिना ऐसे देख के वापस पूछा जाए कभी अचानक से, तो सही होना चाहिए। ये आपका होमवर्क है 3 दिनों की जो लंबी वीकेंड आ रही है, शनिवार, रविवार और सोमवार के लिए। आइए, तो ये है बंसल जी की पूरी पढ़ाई। बंसल जी इतनी मेहनत चार्ट में करते ना, 2 4 5 स्ट्रोक और बढ़िया निकाल लेते हैं। आप कहाँ चक्कर में पड़े हो, पोपिया हो पोपियस हो, क्या फर्क पड़ता है। ये सब काम दूसरों को आउटसोर्स कर दो, जैसे मैंने कर रखा है। मैं इनमें दिमाग नहीं लगाता, अपने डेटा पढ़ने का, आप चार्ट पढ़ो। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, होली की शुभकामनाएं। बताएं सर आपका स्टॉक।
गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, सभी लोगों को, सारे पैनलिस्ट को, सब दर्शकों को अनिल जी मेरी ओर से होली की ढेरों बधाइयाँ। और अनिल जी, जिस तरह से आप रंग जमाते रहते हैं, पूरे साल आपने रंग जमाया, कोविड क्राइसिस के दौरान जमाया। अनिल जी, आने वाले बरस में भी इसी तरह से रंग जमा रहे और रंगारंग कार्यक्रम जो है वो दर्शक देखते रहे। तो अनिल जी, ये मेरी दुआ है। और अनिल जी, आज का जो स्टॉक है वो है एमआरपीएल का। अगर अनिल जी चार्ट देखें तो स्टॉक में करेक्शन आया और करेक्शन के बाद मुझे लगता है अनिल जी अब ये तैयार है वापस से चलने के लिए। एमआरपीएल को इन स्तरों पर खरीद करके चलना है। 37 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखें, 37.25 पर स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। पहला टारगेट 43 रुपए का 43 का और दूसरा इवेंचुअल टारगेट है 46 रुपए का 46 का। तो 46 तक जाना चाहिए एमआरपीएल पर खरीदारी के। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी की राय। वैसे समय कम है, नहीं तो मैं आपको जरूर एमआरपीएल का फुल फॉर्म पूछकर कहीं न कहीं फंसा ही देता था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तैयार है सुमित जी भी बताने के लिए अपनी पिक। सुमित जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार अनिल जी, आपको गुड मॉर्निंग और आपको, दीपांशु को, सभी पैनलिस्ट को और सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली से अनिल जी त्योहारों की शुरुआत होती है, एक पॉजिटिविटी आती है। तो उम्मीद करते हैं कि मार्केट्स में जो ये गिरावट आई है इसका भी अब पॉज लगेगा, थमाव होगा यहाँ पे और यहाँ से एक अच्छी शुरुआत हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलनी चाहिए, जिसकी शुरुआत आज से ही होनी चाहिए। तो लग ही रहा है आप तो कुछ न कुछ बड़े की शुरुआत कर ही रहे हो। एक बार पहले भी आपने कहा था कि मुझे मोदी जी के पास में बिठा दो, कुर्सी लगा के, मैं देश की सेवा करूंगा। आज भी होली की शुभकामनाएं सारे देशवासियों को। वाह भाई साहब, गजब का विजन है आपका। हम तो दर्शकों से आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप पूरे देश तक पहुंच गए। बहुत बढ़िया सुमित जी, सही जा रहे हो। बताए सर, स्टॉक बताइए। अनिल जी, क्या है, इतना पूरा देश व्यूअरशिप देखता है जी बिजनेस की, तो देशवासियों को विशेष करना बहुत जरूरी है। ठीक बात है। अब जहां तक स्टॉक का सवाल है अनिल जी, होली पे जो पिक है वो स्टॉक है मेटल स्पेस। और मेटल स्पेस मेरे को अगला 10 से 12 महीने कंटिन्यूसली तेजी में लगता है। मेरे को लगता है स्टील अथॉरिटी सेल यहां से एक बड़ी तेजी दिखाएगा। तो मैंने पहले भी कई बार कहा है कि सेल में सेल नहीं करना है, स्टॉक का नाम है सेल, लेकिन इसको खरीदना है। कोई भी डिप अगर आती है स्टॉक के अंदर तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करनी है। छोटे मोटे डिप जरूर आएंगे। होली से होली तक का पिक के अंदर सेल में खरीदारी करें। कल की क्लोजिंग 70-72 के आसपास थी, खरीदारी कर सकते हैं। कोई भी छोटा मोटा डिप अगर आता है 65 तक तो डिप्स में खरीदारी करनी है। मेरे को जल्दी ही आने वाले दिनों में ये स्टॉक 3 डिजिट में दिखता है, जो कि 100 का लेवल जरूर दिखाएगा। ये हो सकता है कि होली का पिक है लेकिन ये पहले ही दिखा दे, इतनी तेजी है स्टॉक के अंदर। तो ये स्टॉक के अंदर खरीदारी करें। नीचे में स्टॉक का जो मेजर और बढ़िया सपोर्ट है वो 58 से 60 रुपए के आसपास है। ऊपर में स्टॉक का पहला शॉर्ट टू मीडियम टर्म का टारगेट होगा 80 रुपए का। ये ब्रेक होते ही स्टॉक 100 का लेवल क्रॉस करेगा। तो ऑलमोस्ट ओवरऑल 100 के टारगेट के लिए स्टॉक के अंदर खरीदारी करनी है, जिसमें इमीडिएट टारगेट 80 का होगा। होली से होली तक के लिए सेल में खरीदारी करनी है, सेल में सेल नहीं करना है। बिल्कुल। वागले साहब, सुप्रभात। बताएं सर आपका होली स्टॉक। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से सभी दर्शकों को, सब पैनलिस्ट को, आपकी टीम को, आपको होली मुबारक। मेरा स्टॉक है अतुल लिमिटेड, 7090 7091 टू बी प्रिसाइज। ये बंद है कल का और कल गिरते मार्केट में इसने ब्रेकआउट दिया है। मैं इसके 2 टारगेट दूंगा। एक शॉर्ट टर्म टारगेट दूंगा जो 7500 है, 7500, और उसका स्टॉप लॉस होगा 6950। ये ट्रेडिंग व्यू है। और अगर आप 1 साल 1.5 साल का व्यू लेते हो तो 9.5 से 10,000 ये स्टॉक जा सकता है और उसके लिए आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 6500। ओके, 7500 के टारगेट के लिए अतुल लिमिटेड में करें खरीदारी। शुभम जी, सुप्रभात। होली स्टॉक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। पहले तो आपको, दीपांशु को, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को होली की शुभकामनाएं। आज जो पिक है, जो मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से पोजिशनली हमें पोर्टफोलियो में खरीदना है, वो एक लार्ज कैप बैंक में आईसीआईसीआई बैंक पे खरीदारी की राय है। और अगर हम आईसीआईसीआई बैंक का मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म अगर हम चार्ट्स और डेटा प्लेसमेंट को देखें तो आईसीआईसीआई बैंक में एक जो न्यू ऑल टाइम हाई जब बना था जनवरी में, उसके बाद एक अच्छा रैली हुआ और अब इस करेक्शन के बाद उसी लेवल पे स्टॉक आकर के अब ट्रेड कर रहा है जहां पे ये इनिशियली एक मीडियम टर्म ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। तो मुझे लगता है कि ये जो पुल बैक हुआ है आईसीआईसीआई बैंक में, वो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है खरीदारी के लिए। और मेरा होली से लेकर दिवाली तक का ये पिक है और मुझे लगता है कि अगर इसको दिवाली तक का समय दिया जाए तो इसमें 750 तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। और अगर हमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 490 का एक स्टॉप लॉस भी हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। तो आज होली पिक में मेरा ट्रेड होगा आईसीआईसीआई बैंक पे। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करने की राय शुभम जी की तरफ से। सिद्धार्थ जी भी तैयार है हमारे साथ। सिद्धार्थ जी,
गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, ये स्क्रीन कितनी रंगीन लग रही है और ये पूरा क्रेडिट जाता है आपको और जी बिजनेस को। सब अलग अलग रंगों में बैठे हुए हैं, तो बहुत ही बेहतरीन। और रंगीन से याद आया, एक रंगीन कंपनी लेके आए हैं जो अभी बहुत ज्यादा फ्लेवर में है, और वो कंपनी होली के लिए स्पेशल है, और वो है बीपीसीएल। ओके, बीपीसीएल को खरीदना चाहिए, टारगेट होगा 512 का। निवेश की राय, प्राइवेटाइजेशन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ रिफाइनिंग में एक्सपेंशन भी है। 100 बिलियन रुपीस का एक्सपेंशन है ये साल में FY22 में। और मुझे लगता है कि ये जो अनलॉक हो रहा है वैल्यू, ये जबरदस्त अनलॉक हो सकता है वैल्यू। तो ये होली को सेलिब्रेट करने के लिए और होली की मुबारकबाद सबको देने के लिए बीपीसीएल टारगेट होगा 512। ओके, तो बीपीसीएल में करें खरीदारी। आज दो बड़ी खबरें। पहला ये कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी की 9,600 करोड़ की जो शेयर परचेज एग्रीमेंट है वो साइन हो चुकी है। बीपीसीएल ने बेचा है, EIL और ऑयल इंडिया ने खरीदा है। दूसरा, दीपम सेक्रेटरी का बड़ा बयान, और उनका ये कहना है कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक यानी कि अगले 6 महीनों में बीपीसीएल का डाइवेस्टमेंट हो जाएगा। तो ये दो बड़ी खबरों के दम पर। और तीसरा बड़ा, सिद्धार्थ जी का एक्शन रिकमेंडेशन, इनके दम पर बीपीसीएल आज कमाल दिखाने को है तैयार।